Hello everyone, so welcome you to the lecture 3 of International Relations. इससे पहले हम लोग UPSC Prelims 2025 के लिए दो सीरीज इंटरनेशनल रिलेशंस पे ला चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड सीरीज और ये हमारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट भी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस के ऊपर डाइव इन करना शुरू करेंगे. सो आई होप आप लोगों ने हमारे पहले के दो लेक्चर्स देखे होंगे. वो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, नोट्स बना लिए होंगे. और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं सो वो PDF के लिंक्स जो हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे. आप वैसे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. उस कम्युनिटी में आपको सारे के सारे PDFs हमारे डिलीवर हो जाएंगे. सो चलिए आज हम लोग अब अपने थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. और थर्ड लेक्चर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है उसमें हम लोग फर्दर कुछ और इम्पॉर्टेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद आवर सेक्शन टुडे. सबसे पहली और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सामने आ रही है, दैट इज वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी. तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है इसके बारे में देखते हैं और ये क्यों न्यूज़ में है. सो इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था इन दी ITU समिट. सो यहाँ पर WSIS की जो समिट कंडक्ट हुई थी, यहाँ पे इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप रोल प्ले करा है. एंड स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए प्ले करा है उसने? It has shown that how artificial intelligence can be used at the global platform for the good sake of the people. उसको कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव मीन्स की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो थोड़ा सा और अभी इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर, ITU के अंदर. ये समिट जो है वो कंडक्ट हुई थी स्विट्जरलैंड में 2024 के अंदर, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है. अभी WSIS फोरम को अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो चुके हैं. पिछले 20 साल इसको हो चुके हैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करा गया था. और ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये दो फेजेस में बनी है. सबसे पहला फेज 2003 में जेनेवा में बना था और सेकेंड फेज जो है वो टूनिस 2005 में टूनिस के अंदर बनाया गया था. हर बार जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ इवेंट्स या समिट ऑर्गेनाइज करती है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय दी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे ITU, यूनेस्को, UNDP और यूनाइटेड नेशन कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसको कंडक्ट करवाता है. तो दिस इज अ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको कंडक्ट करवाने के ऊपर काम करती हैं. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आपको इस बात को देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करती है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बट इट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो इस बार जो इस समिट में इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एड्रेस किया है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द AI. सो एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो एड्रेस करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे, किस तरीके से नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, ठीक है. अब अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949. जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 बेसिकली एक यूनाइटेड नेशंस की ही स्पेशल एजेंसी है जो 4 तरीके की ट्रीटीज के ऊपर मिलकर बनाई गई है. इसका जो फोकस एरिया है वो किस चीज़ के ऊपर है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर. एक ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को दी जाएगी, किस तरीके का ट्रीटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज के अंदर लोगों के साथ किया जा रहा है, ये जेनेवा कन्वेंशन 1949 उन चीज़ों के बारे में बात करता है, विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. सो क्यों है न्यूज़ में, एक बार देख लेते हैं. सो मॉडर्न डे पे जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके बारे में जेनेवा कन्वेंशन जो है वो बात करता है. क्या है इस कन्वेंशन में, एक बार हम लोग जरा से देखते हैं. 2024 के अंदर इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी, विच इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो जेनेवा कन्वेंशन उसके की
फैक्टर्स, किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वो काम करती है, वो आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर करा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना भी जेनेवा कन्वेंशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव है। पैरेलली किसी भी तरीके का वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज या फिर रेप या टॉर्चर को प्रोहिबिट करना भी इसकी एक ट्रीटी का बहुत ही ज़्यादा असेंशियल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन पैरेलली यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड को भी प्रोवाइड करने के ऊपर ये कन्वेंशन वर्क करता है। सो दैट्स वाई दिस इज रियली वेरी मच रेलिवेंट। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में अगर हम लोग देखें, सो इसको कहा जाता है कि इट इज अ लॉ ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए काम करता है, विच प्रोटेक्ट्स द पर्सन्स हु आर नॉट और आर नो लॉन्गर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वॉर। एक समय पे एक स्थिति पर एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे वॉर चल रहा था, बट अब वो सिविलियंस, वो स्टेक होल्डर्स अब उसका फर्दर पार्ट नहीं है, तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए जेनेवा कन्वेंशन में, उसके बारे में भी बात करी गई। और ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो उसके बारे में बताता है कि हाउ इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन्स हु आर नॉट और आर नो लॉन्गर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द हॉस्टिलिटीज, सच एज सिविलियंस हो गए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए, या फिर द वंस हु हैव बीन वुंडेड ड्यूरिंग द वॉर और इन दीज कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। तो ध्यान रखिएगा, जेनेवा कन्वेंशन जिसको 1949 में बनाया गया था, इस कन्वेंशन के तहत ये 4 ट्रीटीज के अंदर बेसिकली काम करता है, जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाएगा, ये इस पर भी बात करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और टॉर्चर, रेप या सेक्सुअल वायलेंस जैसी एक्टिविटीज को ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करने पे बात करता है। सो डू रिमेंबर अबाउट द जेनेवा कन्वेंशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आती है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ये न्यूज में क्यों है, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 के अंदर, एंड ये जनरल पोस्टल यूनियन जो है उसका फॉर्मेशन किया गया था। ये वर्ल्ड में सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था। सो दिस बेसिकली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज फॉर्म इन 1874। हर साल 9th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए इसकी एनिवर्सरी जो है वो भी बनाई गई है इस समय रिसेंटली 24 में। 192 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री, एक ओल्डेस्ट मेंबर कंट्री है। सो न्यूज में रहने का कारण क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया में इसकी 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कराया, जिसके लिए उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प्स के थ्रू इसको कोमेमोरेट करा है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंडिया ने रिलीज करे कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स। कुछ फैक्ट्स अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, जिसको 170 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा और सिग्निफिकेंटली इसके बारे में देखेंगे तो आपको एक बात देखने को यहाँ पे क्या मिलेगी कि दिस जो 170 ईयर्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट करे, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि 1854 के अंदर डलहौजी ने सबसे पहली बार यहाँ पे पोस्टल सिस्टम्स को स्टार्ट किया था। सो अभी हम लोगों ने इसमें 170 ईयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स रियली वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस। ओके, चलिए सो आगे इसमें और हम लोग देखते हैं। ओके, सो इसलिए इसको 170 ईयर्स का टाइम पीरियड आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, इंडिया में अगर हम लोग पहले पोस्टल एजेंसी की बात करें तो वो कहाँ पर बनाई गई थी, वो बॉम्बे के अंदर उसका फॉर्मेशन किया गया था। ओके, सो ये हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉडी आती है दैट इज C10 एंड L69। सो बेसिकली ये क्या है, नाम से हमें लगेगा कि पता नहीं कुछ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट बेसिकली ये ग्रुपिंग्स हैं। दीज आर द इंटरनेशनल ग्रुपिंग C10 एंड L69। What are they? Let's move forward with this. So basically C10 है 10 नेशंस का, अफ्रीकन नेशंस का एक कॉन्ग्लोमरेशन, जहां पर 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। These are the 10 कंट्रीज। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन कंट्रीज के नाम अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। ये जो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्रुपिंग है, उनका फोकस एरिया क्या है, भले वो L69 है, भले वो C10 है, वो दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक मैटर के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि दोनों ही उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
बेसिकली ये अलाउ करते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस करे जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन किया जाए उसके परमानेंट मेंबरशिप और नॉन परमानेंट मेंबरशिप के अंदर। इसीलिए C10 और L69 इस चीज़ को एडवोकेट भी करती हैं। तो रिसेंटली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था इन ग्रुपिंग्स के अंदर। अब L69 की भी अगर हम लोग बात करें तो नाम से डॉक्यूमेंट है एक, उसके नाम पे ही L69 रखा गया है। अगेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, उनकी मेंबरशिप के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए वो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में एक्सपेंशन हो सके, उस चीज़ के ऊपर ये बेसिकली फोकस करने के ऊपर काम करती हैं। L69 ग्रुपिंग के अंदर कितनी कंट्रीज और कितने नेशंस हैं जो इसके अंदर है? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स और एशिया, ये सब रीजन से मिलाकर L69 ग्रुपिंग बनाई गई है। इंडिया भी इसका मेंबर है और बेसिक पर्पस ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने के ऊपर ये मेजरली फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया L69 बेसिकली इट इज़ अ रेजोल्यूशन विच वाज टेबल्ड इन जनरल असेंबली इन 2007 एंड 8, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस होने के ऊपर बात करी गई और कहा गया कि इसमें फर्दर रिफॉर्म्स लेकर आए जाए। रेगुलर कंसल्टेशंस होती हैं सारी के सारी ग्रुपिंग्स के अंदर और वो बेसिकली बेस्ट पॉसिबल रिफॉर्म्स को लेकर आने के यहाँ पे बात करते हैं। Okay, so the next organization, the multilateral body which we have is WTO, that is World Trade Organization. अभी जो World Trade Organization है इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे और उसकी एक विंग है that is an arbitration wing, कि हम बातचीत के जरिए अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट राइज हो गया उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड सर्विसेज को लेकर एक डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूटेड मैटर, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए WTO की आर्बिट्रेशन विंग के अंदर गया है। सो क्या है वर्ल्ड ट्रेड? वैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर इसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग देखें सो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है ये जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड के बारे में बात करती है। सबसे पहले अगर हम लोग इसके प्रिकर्सर की बात करें सो WTO का प्रिकर्सर था GATT, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1995 में माराकेश अग्रीमेंट के तहत इसको रिप्लेस करके, इसको सुपरसीड करके क्या बना दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। सो माराकेश अग्रीमेंट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया GATT को और फिर बना दिया गया WTO। सो इसका क्रिएशन जो है वो यूरोगे राउंड ऑफ टॉक्स में हुआ है 1995 में। अभी प्रेजेंटली 164 मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट हैं एंड 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। यहाँ पर इसके अगर हम लोग एक डिफरेंस के तौर पे देखें तो वर्ल्ड बैंक और IMF की तरह जैसे कुछ नेशंस के पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो उनके पार्टनरशिप राइट्स जो हैं वो उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर निर्धारित है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो लोगों के पास अथॉरिटी होती है जो वोट एंड उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। सो ऑल डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंसेंसस एंड यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है वो वीटो को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहाँ पे वो है जनरल काउंसिल, जो समय समय पर मेंबर गवर्नमेंट्स यहाँ पर आती हैं, उन्हीं के मेंबर्स जो हैं वो इस बॉडी के अंदर हिस्सा लेते हैं और वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को बनाने के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे। ओके, सो प्रेजेंटली इंडिया हैज सॉट आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड को लेकर जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर, क्योंकि इससे इंडिया की ट्रेड सर्विसेज कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए WTO में इस आर्बिट्रेशन के बारे में बात करी गई है। सो इसीलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली उस मीन को कॉन्फ्लिक्ट एरिया को रिजॉल्व करने के लिए इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम लोग RCEP कहते हैं, जिसमें आपकी 15 मेंबर नेशंस बेसिकली इसका पार्ट है। तो इंडिया में अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको एक समय पर इसका मेंबर नहीं रहा है, इंडिया ने मना कर दिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे जो कंट्रोल है वो चाइना का कंट्रोल है, चाइना की बहुत बैकिंग है और इंडिया को लगा था कि हमें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए इंडिया ने इसकी एक्टिव मेंबरशिप, एक्टिव पार्टनरशिप नहीं रखी है। तो लेकिन रिसेंटली अभी जो नीति आयोग के CEO हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को RCEP का पार्ट बनना ज़रूरी है अगर हम एशिया में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करती है और एक बहुत बड़ा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये 15 मेंबर कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर।
सो यहाँ पे 10 तो आसियान नेशंस हैं और +5 जो है वो फर्दर दूसरी कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है। तो अभी अगर हम इसको इंडिया को भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 16 कंट्रीज हो जाएंगे, प्रेजेंटली यहाँ पर 15 कंट्रीज हैं। ओके, सो 10 इसमें आसियान के मेंबर्स हैं। आरसीईपी को नवंबर 2020 में साइन किया गया था, बट ये इफेक्ट में आई थी 2022 के अंदर। बट इंडिया और आरसीईपी के बीच में कुछ पर्टिकुलर ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, कुछ हमारी अपनी ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि इंडिया को नुकसान हो सकता है अगर हम लोग आरसीईपी के मेंबर बनेंगे। लेकिन इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर टैरिफ्स को रिड्यूस करना, जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट करने के ऊपर बात करी जा रही है। साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो ट्रेड में लगाए जाते हैं उनको भी कंड्यूसिवली उन चीज़ों के ऊपर काम करा जाए। इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करा जाए, इस पूरे रीजन के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के ऊपर, इंकरेज करने के ऊपर भी काम करा जा रहा है। पैरेलली कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आरसीईपी फोकस करता है, दैट इज आप एक बार इनको देख लीजिए। द ट्रेड इन गुड्स, द ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके बारे में आप देखेंगे, कंपटीशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट और अदर इश्यूज को लेकर भी यहाँ पे आरसीईपी में बात करी जाती है। तो व्यापार कैसे होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाएगा, टेक्निकल कोऑपरेशन भी यहाँ पर रहती है, और आईपी, अगर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये लोग बेहद इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं। सो दिस इज वाई आरसीईपी इज इंपॉर्टेंट और इंडिया को लगता है कि अब इसका पार्ट बनना ज़रूरी है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है मेंबर्स के द्वारा। अगर जितने इसमें 15 मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा हम देखें, जिसमें 15 मेंबर कंट्रीज है, 30% वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, और ग्लोब का 30% जो जीडीपी है वो भी इन्हीं नेशन से बेसिकली सेंटर्ड है। इसीलिए अगर हम लोग भी आरसीईपी का मेंबर बनेंगे तो डेफिनेटली इंडिया विल कम अप विद इट्स ओन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये इंडिया के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक ग्राउंड्स। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, या हम लोग एक तरीके से स्टेटमेंट देख रहे हैं, दैट इज बांडा एस स्टेटमेंट। क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली सुनामी अफेक्टेड एरियाज और ग्लोबल लेवल पे सुनामी का जो अफेक्ट देखने को मिल रहा है अलग अलग रीजन्स के अंदर, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये स्टेटमेंट आया है। सो इट इज अ ग्लोबल कमिटमेंट जिसमें सुनामी वार्निंग और मिटिगेशन सिस्टम्स के ऊपर वर्क करने की बात करी गई है। यूनेस्को ने एक कंप्लीट रोड मैप इसके लिए प्रोवाइड करवाया था बांडा एक इंडोनेशिया के अंदर, जिसमें उसने बोलता है कि हम लोग ग्लोबल सुनामी के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहे हैं, जो वाटर लेवल्स हैं वो हमारे ओशन फ्लोज के ऊपर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। पैरेलली क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सुनामीज की वजह से हमारे यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। सो ये एक तरीके का प्रिपरेटरी स्टेप है बांडा एस इंडोनेशिया में जो स्टेटमेंट दिया गया था कि हम कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। सो सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बेसिकली एफर्ट्स डालेगी कि हम लोग कैसे ग्लोबल कोस्टल जोन्स को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि कुछ 700 मिलियन लोग हैं जो इस समय ऑलरेडी इस पूरे के पूरे सुनामी प्रोन कोस्टल एरियाज के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, बट 2050 तक आते आते ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्टेड है कि 1 बिलियन तक भी जा सकता है। सो हर 1 से 2 साल के अंदर इंडो पैसिफिक बेल्ट के अंदर या पैसिफिक रीजन्स के अंदर हमें सुनामी का इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर विद इन नेक्स्ट 30 ईयर्स ये इफेक्ट हमें मेडिटेरियन बेल्ट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज़ पे काम करने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है दैट इज ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। सो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, जैसे हम नाम से भी समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी एफिशिएंट पॉलिसीज के बारे में बात करने वाला है। किस तरीके से हम लोग कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू तरफ जा सकते हैं, उसके बारे में ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस बात करने वाला है। तो चलिए ज़रा इसके बारे में हम लोग देखते हैं आज। सो नेक्स्ट आप देखेंगे यूएई ने अभी रिसेंटली यहाँ पे COP29 के अंदर इसको अजरबैजान में जिसमें होस्ट किया गया था उसमें लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। रीजन क्या है, बाय 2030 कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना और जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी उसको डबल अप करने के ऊपर काम करना।
साथ में यहाँ पे इस इनिशिएटिव को बिल्ड किया गया है UAE कंसेंसस फ्रॉम COP28। जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। UAE कंसेंसस एक कमिटमेंट है जिसमें कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस, नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नमेंट्स, इट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी मॉडल पे भी वर्क करेगा जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के ऊपर काम करेगी, साथ ही साथ सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी वर्क करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी अलायंस में, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें, हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बेसिकली यहाँ पे काम करें, और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को डबल अप करने के ऊपर काम करें। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग बेसिकली कम रिलायबिलिटी हो जाए क्योंकि उसका एमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और साथ ही साथ जितने भी अफ्रीकन नेशन, UAE ने ये भी कहा है कि जितने अफ्रीकन नेशन हैं हम उनको भी सपोर्ट करेंगे जिनसे उनके यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग इन्हांस कर सकें। ओके, सो ये बात आप इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग इनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर फर्दर काम कर पाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस पर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन आती है दैट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स के अंदर भी ये मेंशन है कि बाय 2030 हमें हंगर और पॉवर्टी के ऊपर काउंटर करना ही करना है। सो ये अलायंस उस चीज़ के ऊपर बात करती है, ज़रा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए, सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डज द टर्म हंगर मीन्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब हम लोग हंगर को डिफाइन करते हैं तो हंगर का मतलब है जहाँ फूड का डिप्रीवेशन है, जहाँ पे प्रॉपर कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है कैलोरीज का, और वो दिन प्रतिदिन वो ही सिनेरियो है, उसको बेसिकली हंगर के तौर पे डिफाइन करा जाता है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो G20 के अंदर लीडर्स समिट के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में लिया गया है, जिसमें इस इनिशिएटिव का नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी, जिसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के टारगेट्स के अकॉर्डिंगली हमें SDG 1 एंड SDG 2 के ऊपर वर्क करना है। हमें ग्लोबल लेवल से ही हंगर और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के ऊपर काम करना है, वो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के ऊपर काम करना है। सो यहाँ पे 3 पिलर्स के ऊपर बेसिकली ये फंक्शन कर रहे हैं। दैट इज अ नेशनल पिलर, सबसे पहले जहाँ पे स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू हंगर और पॉवर्टी को काउंटर करा जाएगा। दूसरी नॉलेज, लार्ज स्केल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करना, साथ साथ नॉलेज गैदर करना जिसमें बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करा जा सके। एंड देन फिनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि ऑब्वियसली हंगर एंड पॉवर्टी के लिए फाइनेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर भी पैरेलली फोकस किया जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, नेशनल लेवल पे फोकस करा जाएगा पॉलिसीज़ के थ्रू, नॉलेज मतलब डेटा एंड टेक्नोलॉजी के मीन्स के थ्रू हम लोग नॉलेज गैदर करेंगे और उसके बाद उस पर वर्किंग मॉडल्स बनाएंगे, एंड देन द फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी फर्दर यहाँ पे काम करेंगे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इस समय प्रेजेंटली इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो रैंकिंग है, इंडिया लाइज एट 105th पोजिशन पे हम लोग लाई करते हैं, जिसपे इंडिया नीड्स टू वर्क अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू हंगर एंड पॉवर्टी। ओके, फर्दर अगर हम लोग देखें 2015 के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया था। एम क्या है, अगेन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, टू एंड द हंगर एंड द पॉवर्टी। 622 मिलियन पीपल स्टिल लिव below the extreme poverty line, that is they are just living at $2.15 per day by 2030, which is a very daunting situation, a very much अगर हम लोग देखें एक खतरनाक स्थिति बनती दिख रही है हमारे को। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे नेशंस मिलकर इस बेसिस पे कॉपरेट करेंगे कि वो हंगर एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के ऊपर काम कर सकें। Okay, and the last organization for today we have is a Design Law Treaty, that is called as DLT. So ये जो Design Law Treaty है, इसमें basically 2 decades के continuous discussion के बाद WIP, that is
योर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इसको फाइनली साइन करा गया है। ये 1967 में इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका मेजरली जो पर्पस है वो क्या है कि वो लोग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के मतलब एनी ऑफ द काइंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के ऊपर काम करें, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स को प्रोटेक्ट करना, IPR राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर WIPO काम करता है। उसी के लिए डिज़ाइन लॉ ट्रीटी को बनाया गया कि जो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं या जो भी रॉ फॉर्म में चीज़ों को बनाया जा रहा है, उसमें इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में आपको पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स ये देखने को मिलेंगे कि सबसे बहुत बड़ी मात्रा में असाइनमेंट्स जो हैं वो होते हैं पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स को लेके। तो उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे पैरेलली बात भी करी जा रही है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तहत भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो इंडिया की जो रैंकिंग है, वी आर रैंकिंग है 39th पोजीशन। इंडिया इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिग्रेसली बहुत बेहतर तरीके से काम भी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इनोवेशन। सो यहाँ पर ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। रिसेंटली इंडिया ने एक फाइनल एक्ट जो है उसको भी साइन करा है, रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी के अंदर इसको साइन करा है, एंड इसको WIP ने रिसेंटली अडॉप्ट भी करा है। सो डू रिमेंबर, इंडिया की जो इनोवेशन रैंकिंग है वो हम 35th पोजीशन के अंदर हैं, और सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया की बेल्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो वी आर एट दी इंडिया रैंक्ड एट द फर्स्ट पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द सेंट्रल एंड द सदर्न एशिया। सो ये हम लोगों ने कुछ पैरेलली आज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कवर करा है। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आए। जितना भी एसेंशियल आपके एग्जामिनेशन के लिए है इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में आपसे जनरली बहुत डेप्थ पे क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलता है। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं आंसर में, अगर आप नहीं जानते तो आप इसमें गेस वर्क भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, कब बनी है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, कौन सी नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पर्पस, ये सब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेसिफिकली मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में पता होना चाहिए। सो आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। हम लोग 3rd लेक्चर आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा 4th पार्ट आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें हम लोग बायलेटरल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के बायलेटरल टर्म्स अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी कंट्रीज़ के साथ क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन आप ये तीनों सीरीज़ को प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आप UPSC 2025 के एस्पिरेंट है या फिर अगर सक्सेसिवली आने वाले अटेम्प्ट्स भी देने वाले हैं, सो डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर अभी से आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा, भले आप 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं या 27 में, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द पार्ट 4 ऑफ इट्स इंटरनेशनल सीरीज। ऑल द बेस्ट, good luck and keep studying. Thank you so much.